हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एपी कंप्लीट कर लिया था, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज का हम स्टार्ट करेंगे जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं इसकी। तो वो क्या है, अगर कभी भी आपके पास बोल दें जीपी है, तो जीपी का मतलब क्या है, एक ऐसी सीक्वेंस या सीरीज x1 x2 x3 x4 अप टू सोन जिसकी रेशो जो है हर एक टू कंजक्टिव टर्म्स की रेशो जो है वो सेम रहे। यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर x2 को x1 के साथ डिवाइड करें तो वो जो रेशो आएगी, अगर r है, ठीक है, तो सेम चीज यहां पर आनी चाहिए x3 डिवाइडेड बाय x2। सेम चीज आनी चाहिए x4 डिवाइडेड बाय x3। ठीक है, तो रेशो शुड बी सेम। यहां पर x1 x2 x3 x4 क्या है, टर्म्स हैं। तो टर्म्स को जैसे भी मैं राइट करूं तो टर्म्स नहीं चेंज होंगी। ठीक है, तो टर्म्स में क्या है, अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर हमारे पास जीपी है किस फॉर्मेट की, T1 T2 T3 अप टू सोन, तो हमारे पास रेशो जो है फॉर एवरी n, Tn अपॉन Tn माइनस वन, हमारे पास रेशो क्या है, सेम रहनी चाहिए। ठीक है जी, ये बात है। अगर कभी भी बोल दें, जैसे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसकी एग्जांपल है 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू सोन। ठीक है, अब रेशो चेक करो, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड कर दो, फिर भी आंसर 2 आ रहा है। फिर आगे ऐसे डिवाइड करते जाओ, आंसर क्या है, सेम 2 है, दैट इज रेशो क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना, जीपी एंड एपी में क्या डिफरेंस है। जीपी एंड एपी में क्या डिफरेंस है, एपी में डिफरेंस सेम होता था, डिफरेंस शुड बी सेम, इसमें रेशो शुड बी सेम। ठीक है, फिर यहां पर बात करें, अगर मैं यहां पर लिखूं इन दोनों का कॉमन, एक कॉमन क्या है, अगर आपके पास कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस मतलब ए कोमा ए कोमा ए कोमा ए अप टू सोन, यही है, तो इसकी रेशो और डिफरेंस दोनों सेम है, मतलब रेशो भी सेम है एंड डिफरेंस भी सेम है। तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस जो होती है वो क्या होती है, एपी भी होती है, जीपी भी होती है। अगर डिफरेंस की बात करूं, जीरो है सभी में डिफरेंस क्या है, जीरो, सेम है, तो एपी है। अगर डिवाइड करें तो सभी में रेशो क्या है, 1 है ना। सभी को डिवाइड करूं, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो रेशो शुड बी 1, तो रेशो 1 होगी। तो अगर रेशो 1 है, सेम है, तो ये जीपी भी है। कांस्टेंट सीक्वेंस याद रखना, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, एपी भी होती है और जीपी भी होती है। अब इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट कर लेते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है, पेपर में भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो क्या है, यहां पर नोट डाउन करना। अगर मैं ऐसे लिख दूं A1, एक सेकेंड, इसकी टर्म्स अगर जर्नल इसकी टर्म्स बोले, एक फर्स्ट टर्म होती है, देन उसमें कुछ रेशो मल्टीप्लाई होती है, फिर इसमें रेशो मल्टीप्लाई सेम होगी तो आर स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसमें होगी तो आर क्यूब बन जाएगा, फिर इसमें रेशो मल्टीप्लाई होगी तो R4 बन जाएगा। ऐसे करके ये क्या है, टर्म्स। अगर जर्नल टर्म की बात करूं, Tn जिसकी फर्स्ट टर्म है A, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, रेशो है R, R क्या है, रेशो है, तो उसकी Tn nth टर्म क्या होगी, वो होगी A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है जी, A इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, ये क्या है, nth टर्म है। ठीक है जी, अब यहां पर एक बात सुनो मेरी,
वो क्या है, अगर मेरे पास कोई 5 टर्म्स हैं किसकी, एपी की, तो फर्स्ट टर्म है ए, देन है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, देन ए आर रेज टू पावर 4, ऐसे है कोई। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात जो मैं अभी बोलूंगा। मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं, फॉर्मूला एक होता है, वो क्या होता है, अगर आपके पास मिडल टर्म है, अगर आपके पास मिडल टर्म गिवन है, क्या है, मिडल टर्म गिवन, ठीक है जी, और आपको पूछ ले प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपली मिडल टर्म की पावर एन कर देनी है, सिंपली मिडल टर्म की पावर एन कर देनी है। फॉर्मूला समझ आया? अब इसको थोड़ा हम जर्नली देख लेते हैं। सिंपली क्या करना है, मिडल टर्म की पावर एन कर देनी है। क्लियर है? यहां पर पावर जो हो जाएगी वो एन हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर सभी को मल्टीप्लाई कर दूं, ए रेज टू पावर कितनी बन गई मेरे पास, 5 बन गया, 5 टर्म्स हैं तो ए रेज टू पावर 5 बन गया, हाँ। और आर की पावर कितनी बन गई, आर की पावर 1 2 3 एंड 3 6 एंड 4 10, आर रेज टू पावर 10 बन गई। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पावर 5, देख लो ध्यान से। और ये क्या जना है, ये है मिडल टर्म, ध्यान से देख लो, ये क्या है, मिडल टर्म, ये क्या है, मिडल टर्म। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास 5 टर्म्स हैं तो पावर 5 होगी, मिडल टर्म की पावर 5 होगी। अगर पावर n है तो मिडल टर्म की पावर n हो जाएगी। क्लियर है ये बात? ये एक क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। एक नंबर ऑफ टर्म्स का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, और दूसरा रखना है ये वाला फॉर्मूले में। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, कुछ इसकी और डिस्कशन कर लेते हैं। एक डिस्कशन में क्या है, अगर आपके पास, ध्यान से सुन लो, अगर आपके पास बोल दें, ऐसे बोल दें, पीएथ क्यूथ आर्थ टर्म ऑफ एपी, अगर एपी बोल दे, आपने सिंपली पीएथ टर्म पी ले लेनी है, क्यूथ टर्म क्यू ले लेनी है, एंड आर्थ टर्म आर ले लेनी है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा फॉर्मूला याद करना, अगर बोल दे पीएथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ जीपी बोल दें, अगर जीपी बोल दे तो आपने सिंपली क्या करना है, इसकी ऐसे बोल देना, टी रेज टू पावर पी, टी रेज टू पावर क्यू एंड टी रेज टू पावर आर। ठीक है, मतलब टी ले लेना है, जस्ट टी ले लेना है और कुछ नहीं करना। टी मतलब उसका आंसर आ गया, पीएथ टर्म का आंसर आ गया, क्या आ गया, टी रेज टू पावर पी। जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन होगा, वो अगर इस पे सेटिस्फाई है तो इस पे भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है जी, अगर कोई भी क्वेश्चन इस पे है तो आप इस पे करोगे तो भी वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है जी, ये दो बातें जो हैं हमने पेपर में ध्यान रख लेनी है। ठीक है जी, चलते हैं, क्या क्या बातें की हैं हमने। एक तो रेशो की बात की है, रेशो निकालने का मेथड क्या होता है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक है, ये होता है रेशो निकालने का फॉर्मूला। फिर अगर ये वाली हमने बात कर ली, सीक्वेंस है तो उसकी टर्म्स ऐसी होंगी। फिर nth टर्म अगर बात करें तो ये होगी। देन है रेशो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये रेशो इक्वल होती है। अगर कभी बोल दें, अगर कभी बोल दें, ध्यान से सुन लेना, मेरे पास A1 A2 A3 अप टू सोन AN, ये क्या है, जीपी की टर्म्स हैं। क्या हैं, जीपी की टर्म्स हैं। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं, ये जीपी की टर्म्स हैं, ये असेंडिंग जीपी की, इंक्रीजिंग जीपी की होंगी
तो इसको उल्टा करेंगे तो ये डिक्रीजिंग जीपी की हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके पास इसकी रेशो, ध्यान से सुन लेना, अगर यहां से ऐसे चल रहे हो, इसकी रेशो आर है, ठीक है, तो उल्टा देखोगे, अगर इसको उल्टा कर दिया तो इसकी रेशो 1/r हो जाएगी, बट रहेगी ये जीपी ही। मतलब अगर उसको उल्टा कर दिया, ठीक है, तो भी वो जीपी की ही रहेगी। जैसे वहां पर क्या होता था, अगर एपी की है, A1 A2 AN एपी की है, तो इसको उल्टा करेंगे ना तो वो भी क्या होता था, एपी की रहती थी, बट हाँ डिफरेंस नेगेटिव हो गया। और यहां पर क्या है, आर जो है 1/r हो गया। बस ये बात ध्यान रख लेना, वहां पर डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है, यहां पर आर क्या हो जाता है, 1/r हो जाता है। अगर वो कभी बोल दें, ध्यान से सुन लेना, अगर कभी बोल दें पीएथ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आपने क्या करना है, सीक्वेंस को उल्टा कर देना है, एन लिख लेना है, रेशो यहां से ही निकाल लेनी है, उसकी 1/r कर देनी है, फर्स्ट टर्म जस्ट इसको एन को मान लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने पीएथ टर्म निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा ए एन, ठीक है जी, साथ में 1/r रेज टू पावर कितनी आ जाएगी, p-1, अगर पीएथ टर्म फ्रॉम लास्ट बोल दें, पीएथ टर्म फ्रॉम एंड बोल दें, ठीक है जी। और एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, आप क्या करो, सिंपली उसकी टर्म्स निकालो पहले कितनी है। अगर उसकी n टर्म्स है ना, तो p माइनस करो +1 करो, ये उसकी टर्म होगी, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट ये टर्म होगी, फ्रॉम लास्ट हमारे पास दूसरी थी, तो ये टर्म क्या बनी, यहां पर देखना, ये टर्म बनी हमारे पास r⁻n, यहां पर क्या आना था, -1 आना है, मतलब n-p+1 ऐसे ही होता है। nth टर्म है तो यहां पर n, ये जो टर्म होगी उसमें -1 करेंगे तो यहां पर माइनस माइनस कट गया, n-p बन गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। और एक ये फॉर्मूला, ये an क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, थोड़ा इरेज कर ले, चलो जी। यहां पर आगे चलने से पहले मैं कुछ बातें आपको और बता दूं, आगे चलने से पहले मैं एक और बात बता दूं, अगर ए बी सी ये 3 टर्म्स हैं जीपी की, किसकी, जीपी की टर्म्स हैं भाई। अगर जीपी की टर्म्स हैं, ध्यान से सुन लेना, अगर जीपी की टर्म्स हैं तो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल होगा एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के, ए सी, ठीक है जी। और एपी में यही चीज, एपी में पता क्या होता है, यही चीज एपी में अगर हो तो बीच वाले का डबल दोनों के प्लस के इक्वल होता है, दोनों के एक्सट्रीम के प्लस के इक्वल होता है। और यही चीज अगर एचपी में हो, हम करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, तो सिंपली 1/b करके डबल कर देना, इक्वल टू 1/a + 1/c कर देना, ठीक है जी। ये 4 फॉर्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन, ये 3 फॉर्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर आपने माइंड में रखना है। ये जो इक्वेशन, ये जो कंडीशंस हैं, ये आपने जरूर माइंड में रखनी है। पेपर से पहले पहले आप इसको प्रिपेयर जरूर कर लेना, ठीक है जी। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। अगर मैं बोलूं आपको, मैंने करवाया था, अगर आपके पास, ध्यान से सुन लो, अगर आपके पास ये एक है n-t(n-1) और एक है p(t-p), एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है
क्यू टी क्यू, अगर ये 3 पॉइंट एपी में है ना, हमने किया था, उसकी रेशो क्या होगी, सेम होगी, है ना, उसकी रेशो क्या, रेशो बोल रहा हूं, उसकी स्लोप क्या होगी, सेम होगी। अगर ये 3 पॉइंट एपी के हैं, ये अगर nth टर्म है एपी की, ये अगर pth टर्म है एपी की, ये अगर qth टर्म है एपी की, तो इसकी स्लोप इक्वल थी। तो स्लोप में पता कैसे करते थे हम करते थे टी पी, ये ऐसे करते थे, टी क्यू माइनस टी एन अपॉन क्यू माइनस एन इक्वल होगा टी क्यू माइनस टी पी अपॉन क्यू माइनस पी के। यहां से हम ये टी एन फाइंड कर लेते थे, मतलब nth टर्म फाइंड करने का ये हमने मेथड सीखा था। ठीक है जी। आज क्या फॉर्मूला है, अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो हमारा फॉर्मूला ये था। अगर ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो हमने बात करनी है। अगर एपी में है, ये वाला फॉर्मूला हमने किया है, ठीक है जी। अब अगर जीपी में है तो सिंपली सेम चीज है, जस्ट रेशो में जहां जहां माइनस था यहां पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जहां जहां माइनस था वहां पर डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले इन दोनों की अगर बात करूं तो ये आ जाएगा, ऐसे करना है, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो कैसे करोगे, ऐसे कर लो, टी एन डिवाइडेड बाई टी पी, टी एन डिवाइडेड बाई टी पी रेज टू पावर किसके होगी, 1 बाई एन ऊपर है तो एन माइनस पी। यहां पर देखना, जो ऊपर है वही उसकी पावर आनी है, ध्यान से। ये एन ऊपर है तो ये एन यहां पर पहले आएगा पॉजिटिव का, मतलब एन अगर ऊपर है तो पॉजिटिव का इक्वल होगा, सेम चीज। अब यहां से यहां तक करो, यहां से यहां करो, टी क्यू डिवाइडेड बाय टी पी, ठीक है जी, रेज टू पावर 1 अपॉन क्यू माइनस पी। याद हो गया, 1 अपॉन क्यू माइनस पी। ये क्यू दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। यहां पर एक जना जो डिवाइड हो रहा है वो दोनों का सेम रहेगा, मतलब टी पी तो टी पी आएगा दोनों के डिवाइड में, ऊपर चेंज कर दिया मैंने। ठीक है जी। ये है फॉर्मूला अगर आपने nth टर्म निकालनी है और आपके पास pth टर्म एंड qth टर्म गिवन है। अगर आपके पास pth टर्म एंड qth टर्म गिवन है फिर आपने ऐसे करना है। ठीक है जी। ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, ये पेपर में बहुत हेल्प करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले याद करवाने का भी मेथड मैंने कोशिश की है आपको याद हो जाए, और अगर नहीं हो पा रहा तो फिर भी हमने करना है। ठीक है, ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, चलें आगे। चलो जी आगे मूव करते हैं। और कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो ये हो गया, एक ऊपर वाला भी हमने कर लिया। ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब पेपर में नहीं पूछेगा, फिर भी अगर आपने याद करना है तो याद कर सकते हो। अगर आपने याद करना है तो क्या है, अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म मतलब पॉजिटिव है, आप 1 मान लो, देन 2 स्क्वायर ऐसा कुछ मान लो। ये एक जीपी है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, और रेशो क्या है, 1 से बड़ी है। तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बताओ मुझे। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब नंबर आगे बढ़ रहा है ना। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर यहां पर मैं 1/2 एंड 1/2 स्क्वायर कर देता, तो अगर आर ए पॉजिटिव है, आर 1 से कम है, अगर आर 1 से कम है तो ये क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है जी, ये यहां पर लिखी हुई है, ये देख लेना, ये रिजल्ट लिखे हुए हैं। अगर आर 1 से बड़ा है इंक्रीजिंग होगी, आर पॉजिटिव है एंड लेस देन 1 है तो क्या है, डिक्रीजिंग होगी। ठीक है जी,
पॉजिटिव का मतलब 0 से 1 के बीच है। यहां पर ग्रेटर देन 0 भी लिख देता हूं, ऐसे कंफ्यूजन ना हो जाए। सेम चीज इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, अगर ए नेगेटिव है दोनों चीजें उल्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव के लिए आपको पता ही है दोनों चीजें उल्ट हो जाती हैं। द नंबर्स विल बी, क्या होंगे? अरे यार सिंपल चेक कर लो क्या बन रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, क्या बनेगा? इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 2 - 1 बन जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, तो मिडल वाले के स्क्वायर के इक्वल है, इट मींस ये क्या है? जीपी में। अगर डबल ऑफ सेंटर इज इक्वल टू प्लस ऑफ एक्सट्रीम ऐसे होता, फिर हमारे पास क्या बन जाना था? फिर क्या बन जाना था बताओ? अगर बाई चांस ऐसे लिख देते ना, ध्यान से सुन लो, अगर बाई चांस ऐसे लिख देते √2 + 1 √2 √2 -1 √2 -1, तो ये एपी में थी। ध्यान से देखो, डिफरेंस 1 का है, इन दोनों का 1 का, इन दोनों का 1 का। ठीक है, यहां पर 1 लिखा हुआ है तो ये किसकी बन गई? जीपी की। इंटरेस्टिंग थिंग। चलो जी आगे चलते हैं। क्या बोला? कहते पीएथ टर्म, अरे यार पीएथ टर्म तो मुझे पता है T⁻p होती है। क्यूएथ टर्म मुझे पता है T⁻q होती है। आर्थ टर्म T⁻, क्या होती है? आर, है ना। उसका नाम क्या है? ए एंड बी एंड सी है, मतलब ये इक्वल टू ए है, ये इक्वल टू बी है, ये इक्वल टू सी है। ठीक है जी, तो ये पुट करना है आपने यहां पर, ये यहां पर पुट करना है और आंसर बताना है। एक चीज मैं बता दूं, एक चीज मैं बता देता हूं आपको। ए की जगह पे क्या आ गया? TP⁻Q - r, है ना। फिर बी की जगह पे क्या आ गया? TQ r - p। फिर TR आ गया, P - q आ गया। एक बात याद रखना, कभी भी जीपी में, एपी में ऐसे हो ना, PQR ऐसे कुछ गिवन हो, P को Q में चेंज करने पे, Q को R में, R को P में, अगर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर देखो, इस वाली टर्म में क्या करो? P की जगह पे Q कर दो, साइकिल चेंज कर दो पूरा। यहां पर Q आ जाएगा, यहां पर P आ जाएगा, यहां पर R आ जाएगा एंड यहां पर P आ जाएगा। ध्यान से देख लो, तो ये सेकंड टर्म बन गई, है ना। ऐसे ही थर्ड टर्म बन रही है। तो अगर ऐसे हो, मतलब एक टर्म से दूसरी टर्म जाने के लिए ये साइकिल यूज हुआ है, अगर ऐसे हुआ है तो देख लो क्या बन रहा है। अगर पी क्यू यहां पर मल्टीप्लाई हो जाए एंड बेस सेम पावर्स ऐड करूंगा तो ये पी क्यू कट जाएगा, है ना। एक कट गया तो सारी की सारी यहां पर क्या हो जाएगी? सीक्वेंस कट जाएगी, मतलब यहां पर पूरा साइकिल कट जाएगा। अगर एक कट गया ना तो पूरे का पूरा साइकिल कट जाएगा। पूरे का पूरा साइकिल अगर कट गया तो ऊपर T⁻ कितना बन गया? 0। T⁻0 का आंसर कितना होता है? 1। तो बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये जो लिखा हुआ है आप ऐसे नहीं करना, आपने ABC जो मैंने बताए हैं वो ही लेके चलने हैं, पेपर में भी ऐसे नहीं लेके जाना। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी मेथड है, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये इजी मेथड है। ये जो मैंने बताया वैसे करके जाओगे तो पेपर में टाइम सेव हो जाएगा। और ये जो साइकिल वाली मैंने बात बताई है, ये साइकिल वाली बात डिटर्मिनेंट में सभी जगह पे मैटर करेगी, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है, मैंने ये फॉर्मूला भी बता दिया था आपको, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। अरे यार, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। एक इधर से कट कर दिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ये सेंटर में बैठा हुआ है, मतलब ये मिडल है मेरा। मिडल वाली टर्म है 4, टोटल है 5 टर्म्स, तो सभी की प्रोडक्ट क्या होगी? 4⁵5। बताया था ना मैंने अभी। अगर मिडल पता है आपको तो सिंपली मिडल की पावर n कर देनी है, अगर n टर्म्स की प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, सेम चीज यहां पर है, 5 टर्म्स थी और 5 टर्म्स में क्या है? मिडल टर्म का नेम है 4, तो 4⁵5 इसका आंसर है। कहां पर है? ये सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है? चलें आगे।
समझ आ गया या नहीं आया? नहीं तो दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, उसमें मैंने किया हुआ। नेक्स्ट है, कहते एग्जाम्पल नंबर 28, x 2x + 2 3x + 3 आर इन जीपी। ये जीपी में है, ये सारी किस में है? जीपी में है। अगर ये सारी जीपी में है, कहते फोर्थ टर्म क्या होगी? भाई वाह, फोर्थ टर्म बतानी है। ये फर्स्ट टर्म है तो इसको मैं ए बोल देता हूं, ए तो मेरे पास आ गया x। सेकंड टर्म है ए आर होगा, ए आर मेरे पास कितना आ गया? 2x + 2, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आर मेरे पास आ गया 2x + 2 डिवाइडेड बाय x। सही है, सही है जी। अब ए भी आ गया, आर भी आ गया मेरे पास, ये दोनों आ गए। अब एक बात भी मुझे एक बात और पता है, अगर तीन टर्म्स जीपी में हो तो यहां पर क्या होता है? मिडल वाली का स्क्वायर इन दोनों एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मिडल वाली का स्क्वायर करेंगे, 2x + 2 किया, उसका स्क्वायर कर देते हैं और इसको प्रोडक्ट कर देते हैं 3x + 3 वाली से। तो यहां पर बन गया, यहां पर देखना, वो कहते ये दो टर्म्स एज ए फैक्टर हैं। ध्यान से सुन लेना, ये दो टर्म्स एज ए फैक्टर्स हैं। एक सेकेंड, यहां पर कैलकुलेट करना, क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास 4x² + 4 + के 8x। सही है, सही किया है मैंने, चेक कर लो सही किया है क्या। चलो जी, इक्वल टू है 3x² + दे 3x। 3x² उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो x² बन गया। फिर 3x माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा 5x प्लस के 4 है इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, क्या है मेरे पास? x² + 5x + 4 इक्वल टू 0, ये है ना। इसके आंसर क्या होते हैं? इसके आंसर होते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर क्या आएंगे? नेगेटिव। आंसर नेगेटिव आएंगे अगर दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर आएंगे नेगेटिव। तो एक आ गया -1 एंड एक आ गया -4। तो -4, बिकॉज इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बनेगी? 4 बनेगी। तो -1 एंड -4 इसके क्या आगे? आंसर। अब यहां पर अगर ध्यान से देखना, मैं फोर्थ टर्म निकालना चाहता हूं। फोर्थ टर्म क्या होती है? T4 = AR⁻3, यही होती है। फिर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है x, r की वैल्यू है मेरे पास 2x + 2 डिवाइडेड बाय x⁻3। सही है जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास टर्म आ गई। अगर यहां पर मैं देखूं, ये मेरे पास टर्म आ गई, कौन सी? T4। T4 टर्म तो आ गई, बट यहां पर आंसर किस में दिया गया है? आंसर दिया गया ऐसे, ऐसे कुछ दिया गया 27 -20। देन एक बात तो मुझे ये समझ आ गई, अगर x, ध्यान से देखना, अगर x नेगेटिव है ना, यहां पर देखो उन्होंने बोला है फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है? -1। अगर x की वैल्यू -1 पुट कर दूं, यहां पर माइनस आ गया। देन -1 पुट करूंगा तो वो तो 0 ही बन जाएगा, वो तो पंगा ही है। अगर 0 ही बन गया तो फिर क्या रह गया? फिर तो नॉट डिफाइन। यहां पर सीरीज ही खराब हो जाएगी। इसकी रेशो कैसे डिफाइन करोगे? सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो खत्म ही हो गया। तो 0 तो नहीं होगा, -1 तो नहीं होगा, -4। अब -4 पे मुझे आंसर फाइंड करना है जस्ट इसमें -4। देन है -4 पुट करूं, -8 + 2 दैट इज -6 डिवाइडेड बाय -4⁻3। माइनस माइनस कट गया, 4 अपॉन ये बन गया 3/2। एक सेकेंड, यहां पर नेगेटिव सोल हो रहा है क्या? चेक कर लो, नेगेटिव सोल हो रहा है क्या?
ऊपर तो बना था -6, ठीक है जी, नेगेटिव नहीं सोल्व हो रहा, तो 3/2 साथ में माइनस है। पावर अलग अलग करेंगे तो मुझे ये तो पता चल रहा है भी नीचे 2 यहां पर देखना, यहां पर है 4 × 3/3/2 दैट इज 8। नीचे 8 है, कटिंग करेंगे तो डिवाइड बाय 2 तो आएगा। अगर डिवाइड बाय 2 आएगा, ऊपर 27 है, डिवाइड बाय 2 एक नेगेटिव है, तो ये मेरे पास बन रहा है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है जी, आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसका सम ऑफ टर्म्स, लास्ट में भी हमने किया था, एपी में भी सम ऑफ के फॉर्मूले एंड रिजल्ट किए थे, और इसके भी करने जा रहे हैं। ध्यान से सुन लेना जो रिजल्ट है। सबसे पहले अगर मेरे पास ये सीरीज है, यहां पर देखना, ध्यान से सुन लेना, 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू सो ऑन, इसका सम आपको नहीं लग रहा ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है? इसका सम आपको नहीं लग रहा ये इनफाइनाइट टर्म्स की ओर जा रहा है? अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स चलती गई तो ये इसका सम जो है ना, ये इनफाइनाइट टर्म्स की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कन्वर्जेंट नहीं होता, मतलब इसका कोई आंसर डिफाइंड नहीं होता सम करने पे। अगर यहां पर मैं बात करूं, अगर ये n टर्म्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ तब सीक्वेंस डिफाइन है जब r जो है, r का मोड लेस देन 1 हो, या r जो है -1 से 1 के बीच हो। ठीक है जी, जब r क्या हो, -1 से 1 के बीच हो, तब ही मेरे पास ये चीजें डिफाइंड है। मतलब अगर सम ऑफ सीरीज, आपने सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीपी टर्म्स फाइंड करना है, तो आपके पास क्या होना जरूरी है, r शुड बी, मोड ऑफ r शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है जी, ये एक बात है। सबसे पहले अगर आपके पास r ग्रेटर देन 1 होता है तो आप क्या करोगे, सम ऑफ n टर्म्स नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, नॉट डिफाइंड होगा। एक सेकेंड जस्ट, क्लियर है जो मैंने बताया? नॉट डिफाइंड आएगा या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, या आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है जी, नेक्स्ट है, और उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अगर एस एन एंड आर जो है लेस देन 1, पेपर में ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आर जो है लेस देन 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या ऐसे बोल देते हैं -1 इक्वल टू आर ग्रेटर देन, ऐसे इक्वल टू यहां पर डाला होगा, या यहां से कट करके यहां पर इक्वल टू ऑप्शन में लिखा होगा। तो क्या है, लेस देन 1 है, मतलब R1 से -1 के बीच होगा, ना इक्वल और बिल्कुल बीच होगा। ठीक है जी, और कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, आपके पास सीक्वेंस है 1a² अप टू सो ऑन, तो ये कन्वर्जेंट है। ध्यान से सुन लो, ये कन्वर्जेंट है, कब है, a जो है वो -1 1 के बीच है, a जो है वो -1 के इक्वल 1 के बीच है, a जो है -1 के लेस a और इक्वल टू 1 है, और -1 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 1 है। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? तो ये a क्या है, आज रेशो है, ध्यान से देख लो, और रेशो ऑफ जीपी सीरीज ऑलवेज लाइज इन -1 to 1। क्लियर है, याद हो गया फॉर्मूला? अब यहां पर इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास सीक्वेंस ये है, अगर आपके पास सीक्वेंस ये है a r देन a r रेज टू पावर 2 अप टू सोन a r रेज टू पावर n-1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, आपने सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखनी है, देन
1 माइनस आर रेज टू पावर एन लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर लिखना है। क्लियर है, फॉर्मूला याद हो गया। यहां पर एन आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, और ये 1 माइनस आर लिखा है तो ये भी 1 माइनस आर। अगर आप चाहते हो, मैं ऐसे लिखना चाहते हो, आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन भी लिख सकते हो, कोई उसका लॉजिक नहीं है। बट ये याद रखना तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज आर जो है वो 1 और -1 के बीच है, तो ये आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं आपके पास, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो ये जस्ट यहां पर जीरो आ जाएगा। तो क्या बचा, a अपॉन 1 माइनस आर रेज टू पावर n क्या बन जाएगा, जीरो बच जाएगा अगर n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट हुआ। तो ये a अपॉन 1 माइनस आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 माइनस आर। और एक बात और मैं बता दूं, अगर आपके पास कांस्टेंट सीक्वेंस है, मतलब जीपी क्या है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस भी जीपी होती है ना, जिसकी रेशो क्या होती है, 1। अगर रेशो 1 है, ध्यान से सुन लो, अगर रेशो 1 है तो ये जो सीक्वेंस है इस एस एन का आंसर होगा, सम ऑफ एन टर्म्स का आंसर होगा एन इंटू ए, है ना। कितने ए हैं, मैं पूछ लू कितने ए हैं, अगर 5 टर्म्स हैं तो 5 ए हैं। ठीक है, और इसका भी इनफाइनाइट टर्म का नॉट डिफाइन है। ठीक है, वो भी क्या, वो बन जाएगा इन्फिनिटी, तो वो तो कोई नंबर नहीं है, वो तो एक सिंबल है। ठीक है जी, अगर आपको कभी भी बोल दें 3 टर्म्स आर इन एपी, ऐसे बोल दें, तो आपने पता क्या लेना है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर आपके पास 3 टर्म्स बोल दें, 3 टर्म्स ऑफ जीपी, बाई चांस ऐसे बोल दिया 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो आप क्या बोलोगे, ए अपॉन आर, ए इंटू आर। ठीक है, अब चेक करो, इन दोनों की रेशो क्या है, आर, इन दोनों की रेशो क्या है, आर। ठीक है जी, तो रेशो शुड बी सेम। ठीक है, यहां पर डिफरेंस चेक करो, डी का है, यहां पर डिफरेंस चेक करो, डी का है, डिफरेंस शुड बी सेम इन एपी। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में भी नहीं आते। ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, वो उसकी बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मान के चलता हूं, कभी भी आपके पास, यहां पर देखना, ध्यान से सुन लो एक बात, अगर आपके पास जीपी सीरीज है, सपोज ऐसे एक जीपी सीरीज मैंने लिख ली 1 ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 अप टू सोन, ये एक जीपी सीरीज है, आपको पता है। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सभी का आंसर क्या है, ए है। ठीक है जी, ये एक जीपी सीरीज है। आप क्या करो, सेम नंबर ऑफ सेम टाइम ऑफ इंटरवल पर टर्म्स छोड़ दो। जैसे मैं छोड़ रहा हूं 2 टर्म्स छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो ये मैंने 2 टर्म्स छोड़ दी, ये आगे फिर एक टर्म, एक ये उठा ली, फिर आगे 2 टर्म्स छोड़ के फिर उठानी है। अगर फिर मैं एक लिख लूं 2 टर्म्स उठाने के बाद, तो मेरे पास क्या आ गया, A3 A6, ये जो नई बनती है ना, ये भी जीपी बनती है, ये जो न्यू बनेगी ये भी क्या बनेगी, जीपी। ध्यान से देख लो, ये 1 है, देन A3 A6, इसकी रेशो बदल गई, बट हाँ है ये जीपी। सेम टाइम ऑफ इंटरवल पर अगर आप टर्म्स उठा रहे हो, मतलब जैसे मैं सोच रहा हूं मैंने 2 टर्म्स छोड़ के उठानी है, तो 2 टर्म्स, हर 2 टर्म्स के बाद एक अगर उठाओगे तो वो जीपी बनेगी, सेम टाइम ऑफ इंटरवल पर। तो अगर यहां पर मैं बात करूं, ध्यान से सुन लेना जो मैं बात करने जा रहा हूं, अगर टाइम ऑफ इंटरवल मैं 1 ले लेता हूं, मतलब एक टर्म छोड़ देता हूं, अगर बाय चांस मैं एक टर्म छोड़ देता हूं, मतलब ये मैंने छोड़ दी, ये मैंने छोड़ दी, देन ये मैंने छोड़ दी, फिर तो यहां पर क्या बना, 1 A स्क्वायर, A4 A6, चेक करो जीपी है, और इन सभी को छोड़ के जो बाकी बचेंगी ना, वो भी जीपी में होगी। अगर इवन एंड ओड टर्म्स अलग अलग कर दो, अगर इवन टर्म्स एंड ओड टर्म्स अलग अलग कर दो, फिर भी आंसर क्या रहेगा, जीपी ही रहेगा। मतलब ये मैंने इवन टर्म्स ओड टर्म्स उठाई हैं, फर्स्ट, थर्ड,
फिफ्थ, सेवंथ। अगर मैं क्या करता हूं, इवन नंबर, इवन टर्म निकालता हूं, मतलब टी सेकेंड, टी फोर, टी सिक्स ऐसे उठाता हूं। तो टी सेकेंड क्या है मेरे पास है ए, टी फोर्थ क्या है दैट इज ए क्यूब, फिर टी फिफ्थ क्या है दैट इज ए फाइव, टी एट्थ पूछ लूं तो वो क्या है, टी एट्थ पूछ लूं तो वो है ए सेवन। चेक कर लो, यहां पर ए सेवन आएगा आगे वाला, है ना। तो ये भी क्या है, जीपी है, ये भी क्या है, जीपी। एक बात और मैं बता दूं, ध्यान से सुन लेना, अगर पूरे ध्यान से सुनना, अगर मैं कभी पूछ लूं, पूरे ध्यान से, सम ऑफ ओड टर्म्स, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ इवन टर्म्स, उसकी रेशो क्या आएगी। तो उसकी रेशो ना सिंपल क्या आएगी, आपने इसकी रेशो देखनी है, किसकी देखनी है, ऊपर वाला ओड वाला ऊपर रखा है तो ओड वाले की जो रेशो है, अगर ओड वाले की रेशो अल्फा है, अगर ओड वाले की रेशो अल्फा है और इवन वाले की रेशो बीटा है, तो इसका आंसर पता क्या आएगा, अल्फा अपॉन बीटा। क्लियर है ये बात, जल्दी बता दो, ये बात क्लियर है। फॉर्मूला है बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला मैंने बना दिया। यहां पर चेक करना है, यहां पर चेक कर लो, अल्फा का आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, अल्फा का आंसर क्या आ रहा है, अल्फा का आंसर आ रहा है यहां पर ए स्क्वायर, ठीक है जी, ए स्क्वायर अल्फा का आंसर आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, चेक कर लो। और मैं एक बात बताऊं, इवन टर्म्स की प्रोडक्ट कर दो, ओड टर्म्स की प्रोडक्ट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर सेम आएगा, आंसर वन आएगा। करके देख लेना, करके देख लेना। अगर सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब अगर 100 मैंने इवन टर्म्स उठाई हैं, 100 ओड टर्म्स उठाई हैं, तो उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो। यहां पर सम की बात की गई है, अगर प्रोडक्ट कर दोगे ना, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आएगा। चेक कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है जी, क्लियर है, देख लो, क्लियर है। चलें आगे, चलें आगे। अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना, अगर नहीं बन रहा, वो सेम नहीं बन रहा तो मुझे बताना, ठीक है। नहीं तो फिर यही बनेगा, यही बनेगा, चेक कर लेना, रेशो बनेगी उसकी, मतलब अल्फा बीटा में थोड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है जी। तो यहां पर देखना क्या बोल रहे हैं, वो कहते ए एन एक सीक्वेंस है जो जीपी में है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स हैं। ये क्या किया गया, इवन टर्म्स का प्लस किया गया, उसका आंसर है अल्फा, ठीक है जी, उसका आंसर है अल्फा। यहां पर भी मैं ऐसे ही कर देता हूं, ये आप अल्फा बीटा उसका, चलो आगे आगे बताता हूं, ठीक है, आगे बताता हूं। ये इवन सम ऑफ इवन टर्म्स किया, सम ऑफ इवन टर्म्स किया, उसका आंसर आ गया अल्फा। देन सम ऑफ ओ टर्म्स किया, उसका आंसर है बीटा। वो कहते कॉमन रेशो इनकी क्या होगी, इनकी कॉमन रेशो क्या होगी, इनकी कॉमन रेशो क्या होगी। तो यहां पर देखना, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, x बी द टर्म एंड y बी द कॉमन रेशो, अगर y उसकी कॉमन रेशो है दोनों की, मतलब अगर दोनों की टर्म्स को कंबाइन कर दूं तो कॉमन रेशो अगर x y है, तो ध्यान से देखना y का आंसर क्या आ रहा है, अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है जी। ये यहां पर जो ये रिजल्ट बताया मैंने, ये ऐसे मत याद करो, ऐसे याद करो। कैसे याद करो, कंबाइंड जीपी क्या है, कंबाइंड जीपी की याद करो, रेशो ऑफ कंबाइन जीपी इज अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। यहां पर
और टर्म्स आगे रहनी है, ये ध्यान रख लेना। एक सेकेंड, यहां पर देखो कंबाइन टर्म्स की जीपी क्या बनी, ये बनी y दैट इज अल्फा अपॉन बीटा। और यहां पर देखो इवन टर्म्स ऊपर रहनी है, तो यहां पर आप याद करोगे कंबाइन की। यहां पर मैंने क्या बोला है, यहां पर मैंने बोला है अगर रेशो इसकी अल्फा है, मतलब ऊपर हमारे पास इवन रहना है, ऊपर हमारे पास क्या रहना है, इवन। ऊपर हमारे पास क्या रहना है, इवन टर्म्स। इवन टर्म्स का यहां पर बीटा है, तो बीटा अपॉन अल्फा आएगा, बीटा अपॉन अल्फा आएगा। चेक करना है रिजल्ट जो है, चेक करना है वो यहां पर आप चेक कर सकते हो, यहां पर रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए एक सेकेंड मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर क्या गिवन था, ए एन आपके पास एक जीपी सीरीज है, ए एन क्या है, जीपी सीरीज है। अगर मैं बात करूं जीपी सीरीज किस फॉर्मेट की होती है, जीपी सीरीज हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मेट होता है, ए आर स्क्वायर अप टू सोन, ऐसे चलता जाता है। उसमें कुछ टर्म्स इवन होती हैं, कुछ टर्म्स ओड होती हैं। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम ओड टर्म बोलेंगे, ओड पोजीशन है। ये थर्ड टर्म है, तो इसको हम ओड टर्म बोलेंगे, थर्ड पोजीशन है। 3 ओड नंबर होता है। ये इवन टर्म्स हैं, आगे T4 आ जाएगा। ये इवन टर्म्स मैं इसको बोल रहा हूं, मतलब जो जिसकी पोजीशन क्या है, इवन है। ठीक है, अब आपने क्या किया, किसी ने मुझे बता दिया, किसी ने क्या बताया मुझे, कहते T2 प्लस T4 T6, ये सभी का कोई कुछ पर्टिकुलर बता गए भाई, उनका सम जो है अल्फा है, उनका सम जो है अल्फा है। ठीक है, फिर किसी ने मुझे बता दिया T1 T3 T5, ऐसे ओड का जो सम आता है वो बीटा है। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, एक जीपी बना दें, एक जीपी में कंबाइन जीपी की बात करें, अगर दोनों की कंबाइन जीपी की बात करें, तो उसकी रेशो पता क्या होती है, उसकी रेशो और कुछ नहीं, इवन डिवाइडेड बाय ओड है। ठीक है, उसकी कंबाइन रेशो क्या है, इवन डिवाइडेड बाय ओड होती है, इवन डिवाइडेड बाय ओड होती है। अगर दोनों का सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है, अगर 50 टर्म्स ऊपर हैं 50 नीचे हैं, उन दोनों का प्लस किया है, रेशो निकाल, मतलब उसका सम निकाला है, तो उन दोनों के सम की डिवीजन के इक्वल आएगा। यहां पर इसकी कैलकुलेशन देख लो, यहां पर मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास अल्फा उसका सम दिया गया है, और अल्फा अगर बात करें, अल्फा किसके इक्वल होता है, यहां पर है सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। अगर सेकंड टर्म की बात करें ये होती है, और y मैं मान के जा रहा हूं, y क्या है, कॉमन रेशो कंबाइन सीरीज की, कंबाइन सीरीज की कॉमन रेशो मैं क्या मान के जा रहा हूं, y। देन है ये वाली टर्म, और इसका अगर आंसर निकाले ना, कितनी टर्म्स हैं, 119 है, टोटल 200 टर्म्स हैं। यहां पर देख लो, 100 टर्म्स इवन है, 100 टर्म्स ओड है, तो टोटल कितनी टर्म्स हैं, 200। तो यहां पर अगर कैलकुलेशन करें तो टोटल कितनी टर्म्स हैं, 200। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 200, देन रेशो अब देखें तो थोड़ा ध्यान से, रेशो क्या बन रही है, ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला, तो करेंगे तो रेशो कुछ अलग आ रही है, मतलब y स्क्वायर आ रहा है।
अगर वाई स्क्वायर आ रहा है तो ये कैलकुलेट करने पे टोटल कितनी टर्म्स थी, 100 टर्म्स थी, और कैलकुलेट करने पे ये मेरे पास आंसर बन रहा है। फिर अगर बात करूं बी, मतलब जो इवन ओड टर्म्स थी उनका सम, तो ओड टर्म फर्स्ट A1 ए होती है, फिर साथ में रेशो, और यहां पर रेशो की बात करें तो डायरेक्ट मुझे ये पता चल रहा है रेशो जो है वाई स्क्वायर है, फिर कंबाइन करने पे मेरे पास क्या बन रहा है। अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा, बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो वाई बच जाएगा। और वाई क्या थी मेरी, कॉमन रेशो, ये कॉमन रेशो मेरी थी। ठीक है, तो कॉमन रेशो का आंसर क्या आ रहा है, अल्फा अपॉन बीटा आ रहा है। ठीक है जी। अब आपने फॉर्मूला कैसे याद करना है, सम ऑफ ओड क्या याद करोगे, सम ऑफ इवन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ओड, सम ऑफ ओड इज इक्वल टू कंबाइन रेशो, कंबाइन रेशो, ये वर्ड आपने जरूर याद रखना है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, कई बार पता नहीं कहां पर यूजेबल हो जाए। सम ऑफ इवन, इवन ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय ओड है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो 7, है ना, 7 या ऊपर रखना है, चलो जैसे भी आप याद करना चाहो तो याद कर लेना। नेक्स्ट क्या है, क्या बोला गया, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जीपी इज 1, 2 टर्म्स का सम क्या है, 1 है। ठीक है, देन लिखा हुआ है एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वन। अगर मैं यहां पर बोलूं 2A2 इज, एक सेकेंड, 2A1 इक्वल टू A2 है ना, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। सेकेंड टर्म इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब प्रीवियस वन की डबल होगी। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो A1 मेरे पास क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है ना, तो A1 1/3 आ रहा है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, चेक कर लो, हो जाएगा, कर लोगे। आगे चलें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आपने ये बात ध्यान रखनी है, एक अगर कभी पूछ ले, अगर कभी बोल दे S इन्फिनिटी का आंसर है S, ठीक है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर S इन्फिनिटी का आंसर है S और R जो होता है वो -1 के बीच, -1 से 1 के बीच होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या से क्या होगी, तो वो होगी ऑलवेज 0 to 2S। अगर सम ऑफ इन्फिनिटी S है तो यहां पर A जो है ना, A मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो 0 से 2S के बीच होगी, 0 से 2S के बीच होगी। ये वाला फॉर्मूला आपने प्रॉपर माइंड में बिठा लेना। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों, कारण क्या है, यहां पर क्या है, कन्वर्जेंस पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, मतलब उसका आंसर कितने से कितने में लाई करेगा। R हमेशा क्या होगा, -1 से 1 के बीच, और A जो फर्स्ट टर्म है ऑलवेज होगा 0 से 2S के बीच, और वो 2S में S क्या है, S है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है जी, और अगर R ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है और अप टू इनफाइनाइट चलता है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, सम ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है जी, यहां पर देखो क्वेश्चन है, उन्होंने बोला सम का आंसर है 5, मतलब S का आंसर है 5 आ गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 5, और X जो है वो है क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मतलब जीपी सीरीज का की फर्स्ट टर्म का आंसर है X। और हमें पता है R क्या होता है, R -1 के 1 के बीच, और रेशो जो फर्स्ट टर्म है वो होती है 0 से डबल ऑफ S, मतलब डबल ऑफ 5 के बीच होती है। तो ये कितना बन गया, 0 से 10 बन गया।
ये कितना बन गया, 0 से 10 बन गया। तो यहां पर आंसर क्या है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो क्या आंसर है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसको प्रॉपर चेक करना है तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। यहां पर सबसे पहले क्या है, कन्वर्ट इनटू एक्स, मतलब आर की वैल्यू निकालिए। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके आर को अकेला करके आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। आर आर हाँ जी, आगे चलते हैं, मूव करते हैं आगे। तो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप यहां से मत करना, ये आपका एक इंटेग्रल सम का फॉर्मूला है। अगर आपने वहां से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बता देता हूं एक इंटेग्रल सम की डेफिनेशन। अगर आपके पास कभी भी, याद रख लेना, समेशन 1/n एफ आर ऑफ एन हो, आर अपॉन एन हो, ऐसा फॉर्मूला हो, आर अपॉन एन, एन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लो, ये इंटीग्रेशन होती है 0 से 1 एफ ऑफ एक्स की, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स की। क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पर 1/n है, यहां पर एफ ऑफ आर अपॉन एन है, तो यहां पर इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 0 से 1 तक एफ ऑफ एक्स। यहां पर देखो सेम चीज बन रहा है, यहां पर देखना 1/n, साथ में एक एफ ऑफ आर बाई एन लिखा हुआ है ना, एफ ऑफ आर बाई एन। अगर 1/n एंड 1/n मैं कट कर दूं तो मेरे पास एफ ऑफ आर बाई एन का आंसर पता क्या है, ई रेस टू पावर आर बाई एन। और आर बाई एन की जगह पे मैंने क्या कर देना है, एक्स कर देना है। जैसे ही मैं एक्स करूंगा ई रेस टू पावर एक्स आ गया। अब इस ई रेस टू पावर एक्स यहां पर पुट कर दो। जैसे ही मैंने ई रेस टू पावर एक्स पुट किया, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेस टू पावर एक्स 0 से 1, ई रेस टू पावर 1 माइनस ई रेस टू पावर 0, दैट इज ई रेस टू पावर 1 माइनस 1, दैट इज ई माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, इंटेग्रल सम का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बताया, समेशन 1/n एफ ऑफ आर बाई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू आर बाई एन। क्लियर है, आर बाई एन की जगह पे आपने एक्स कर देना है, ये आपका आंसर है। ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ये पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से करने से अच्छा है उस फॉर्मूले से करो, जल्दी आंसर हो जाएगा। यहां पर करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बहुत टाइम खा जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है, कहते इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू ना, हम अगर जीपी के फॉर्मूले से करोगे तो बहुत गलत है, मतलब याद ही नहीं होने वाली आपको, बहुत गलत है, याद ही नहीं होने वाली। तो ये हमने ना 9th में किया था। ये है क्या, एक्चुअल में है ये 0.234 बार। ये वाले क्वेश्चन का आंसर ना हम 9th क्लास में करते हैं। 9th क्लास में कैसे करते हैं, इसको एक्स मान के, अगर बार के नीचे दो डिजिट हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 100x, और साथ में क्या आ गया, अगर यहां पर करोगे तो 2 टर्म्स बाहर आ जाएंगी। मतलब अगर इसको मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 0.2343434 अप टू सोन। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 टर्म्स मेरे पास आगे आ जाएंगी। इट मीन्स 100x मेरे पास आ गया 2343434343 ऐसे करके चलता जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर पॉइंट से पीछे की बात करूं, अगर पॉइंट से मैं पीछे की बात करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये देखना, ये मेरे पास कट गया, चेक कर लो। ये पॉइंट से पीछे अगर इन दोनों के माइनस करूं, 100x माइनस एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखना, 23.43434, ठीक है जी।
अब दूसरा माइनस एक्स करना है, माइनस एक्स करना है, चलो माइनस मैं नीचे लगा देता हूँ, माइनस का साइन मैं नीचे लगा देता हूँ। यहां पर आ गया अब 0 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर है हमारे पास 2, देन है 3 4 3 4। अब अगर इसको माइनस करूंगा, ये पीछे वाले सारे सेम है, कट जाएंगे। ये 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, है ना। फिर डेसिमल एज इट इज 23 आ गया, यहां पर 99x आ गया। x का आंसर क्या आ गया 23.2 डिवाइडेड बाय 99। हमेशा ही ऐसे होता है। क्या होता है, जो बार के नीचे जितनी टर्म्स हैं उतने 9 आएंगे सबसे पहले। अगर बार के नीचे 2 टर्म्स हैं, बार के नीचे 2 टर्म्स हैं तो 2 9 आएंगे। यहां पर 2 9 कहां पर है, चेक करो 2 9 कहां पर है। एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, 2 9। ठीक है जी। अब आगे ये तो कट गया। फिर अब आगे बार से बिना, ध्यान से सुन लेना, बार से बिना डेसिमल के पीछे कितने जने हैं, 1। तो यहां पर 1 0 आएगी, 1 क्या आएगी 0। ठीक है जी, 1 0 आ जाएगी 990। और यहां पर भी कैलकुलेट करो, आगे कैलकुलेट करोगे, यहां पर क्या है 2 है, 1 डिजिट पीछे है, तो उसको हटाने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं 232 डिवाइड बाय 10, है ना, डेसिमल हट जाता है। ये इसका आंसर था। तो अब डेसिमल के पीछे ध्यान से सुन लेना, डेसिमल के पीछे बार, विदाउट बार कितने हैं, विदाउट बार एक वैल्यू है तो 1 0 आ जाएगी और बाकी नंबर एज इट इज आ जाएगा, बाकी नंबर एज इट इज आ जाएगा। तो बाकी नंबर क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा। मतलब ऊपर कभी भी डेसिमल नहीं आएगा, ऊपर कभी भी डेसिमल नहीं आएगा। नीचे क्या आना है, नीचे आना है 990। ठीक है जी, नीचे क्या आना है 990, ऊपर डेसिमल नहीं आना। तो वो एक ही टर्म थी, वो आप देख लो कौन सी टर्म है, वो एक ही टर्म थी जो थी हमारे पास ये वाली ए ऑप्शन। ठीक है। अब अगर मैं पूछ लूं, आपका, आपके पास 0 2 3 4 7 9 बार, ये बार जो है 4 7 9 पे है, इसके आंसर में डिवाइड में आप बता सकते हो क्या आएगा। सबसे पहले तो 3 डिजिट हैं बार में, तो 999 आएगा। फिर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोस आ जाएंगी। ऊपर एक एग्जैक्ट नंबर आएगा विदाउट डेसिमल। ठीक है जी। और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा बता सकते हो। यहां पर देखो वो नंबर क्या है। सिंपली आपने क्या करना है, अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से सुन लेना, यहां पर क्या था x इज इक्वल टू 0.234। ठीक है। अगर 100 से मैं मल्टीप्लाई करता, या आपके पास जो एग्जैक्ट नंबर दिख रहा है, यहां पर था एग्जैक्ट नंबर क्या दिख रहा है 234। सिंपली विदाउट डेसिमल वाला, मतलब विदाउट बार वाला, उसमें से माइनस कर दो, कितना बना 232। सही है जी, क्लियर है। विदाउट नंबर में विदाउट डेसिमल वाला माइनस कर देना है, विदाउट डेसिमल वाला पूरा माइनस करना है, मतलब बार वाला छोड़ देना है, बार वाला, सॉरी विदाउट डेसिमल बोल रहा हूं, बार वाला छोड़ देना है। पहले सिंपल नंबर, यहां पर देखो सिंपल नंबर क्या आएगा, यहां पर सबसे पहले 999000 आएगा, है ना। सिंपल नंबर क्या है, सिंपल नंबर सारा दिख रहा है 32479। ठीक है। विदाउट बार कौन सा है उसमें माइनस कर दो, 32 माइनस कर देना, ये इसका आंसर होगा। चेक करके मुझे भी बता देना, सही है ट्रिक, सही है जी, कर लोगे या नहीं। आगे चलें, आगे चलें, इसको इरेज कर देते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कहते इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी है, अगर ए बी सी आर इन एपी है, ध्यान से सुन लेना, आर इन एपी। ठीक है। कभी भी क्या होता है, इसमें कुछ प्लस माइनस
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे ये अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेगा, ठीक है। बट जैसे ही इसको उल्टा किया 1/AP क्या होता है, HP हो जाता है। ये याद रख लेना, जैसे ही उसको उल्टा किया किसी भी नंबर से अगर आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट जैसे ही उसको 1/AP किया, मतलब समझ रहे हो, तो वो क्या बन जाता है, HP बन जाता है, ठीक है। क्लियर है। एक और रिजल्ट बताऊं, अगर आपने इस AP को किसी एक नंबर की पावर में कर दिया तो वो GP बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, GP बन जाएगा, ठीक है। ये 3-4 रिजल्ट जो हैं वो ये माइंड में जरूर रख लेना, आपको हेल्प करेंगे कहीं। सबसे पहले क्या बोला है, वो कहते हैं x का नाम है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, दैट इज इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 1 है, रेशो जो है वो a है, तो इसका आंसर 1/a आ गया। x इज इक्वल टू 1/1 - a हो गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1/1 - b, यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट टर्म 1 - रेशो, ये वाला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, ठीक है। तो यहां पर सिमिलरली z का आंसर क्या आ रहा है, 1/1 - c। ये देखना a b c जो थे किसमें थे, AP में, उसमें कुछ प्लस माइनस करने पे वो भी क्या रहेगा, AP में। डिवाइड में AP आ जाए तो क्या बन जाएगा, HP। तो इसका आंसर क्या है, C ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, C ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। क्लियर है, X Y Z आर HP। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। और मुझे लगता है एक जस्ट आधे 30 मिनट्स का टॉपिक भी नहीं रह गया, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आगे हम करेंगे HP वाला टॉपिक साथ में, फिर आगे, है ना। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।